अच्छा जी, तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की है कि जो स्टमक का कैंसर है वो उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और स्प्रेड कैसे करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर स्टमक का कैंसर है तो पेशेंट आपके पास किन कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट करेगा। तो आपने याद रखना है कि ज़ाहिर है जब ट्यूमर बहुत अर्ली स्टेजेस में होता है तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसीलिए वो हमारे पास आता भी नहीं है और लेटली प्रेजेंट करता है ऐसी स्टेजेस में जहाँ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं रहता। जब स्टेज बहुत ज़्यादा डिजीज़ एडवांस हो जाएगा तो तब पेशेंट आ सकता है ब्लॉटिंग की फीलिंग के साथ। इसके अलावा उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है वो फील होती है और साथ में वॉमिटिंग। सो डिस्टेंशन है, ब्लॉटिंग है, वॉमिटिंग है, ये आपने याद रखना है। अगर पेशेंट मोर देन 55 ईयर्स है और वो डिस्पेप्सिया की फीलिंग के साथ भी आपके पास आता है तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि मस्ट आपने इसकी एंडोस्कोपी करनी है, इसको पीपीआईज दे के घर नहीं भेजना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि और सम टाइम पेशेंट इसलिए भी लेट प्रेजेंट करता है कि शायद आपको लगता है कि जी डिस्पेप्सिया है और आप इसको H2 ब्लॉकर दे देते हो और पीपीआईज दे देते हो तो उसके साइन इनहिबिटेड रहते हैं और मैलिग्नेंसी के साइंस भी नहीं आते और फिर वो तब आता है जब ट्यूमर बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर चुका है। सो इफ पेशेंट जो है वो डिस्पेप्सिया के साथ आता है उसको केयरफुली मॉनिटर करें और अबव 45 है तो फिर तो एंडोस्कोपी मस्ट कराएं। सो हमने कहा एक तो क्या हो सकता है ब्लॉटिंग, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया और साथ में एपिगैस्ट्रिक वाले रीजन में एक पैल्पेबल मैस जो है वो फील हो सकता है। सो डिस्पेप्सिया के साथ अगर पेशेंट आए तो आप उसकी जीआईटी एग्जामिनेशन जनरली जल्दी जल्दी कर ले, ठीक है। सो एपिगैस्ट्रिक रीजन में पैल्पेबल मैस जो है वो फील होता है। अगर मैस फील हो रहा है तो ये एक बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, पेशेंट जो है वो इनक्यूरेबल स्टेज पे आ चुका है। उसके अलावा वो कहता है कि समटाइम ऐसे हो सकता है कि ट्यूमर जो है वो इंटरनली ब्लीड कर रहा हो। अगर ट्यूमर ब्लीड कर रहा होगा तो पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वो देखने से ही पैलर होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लग रहा होगा। समटाइम पेशेंट आता ही नहीं है और ट्यूमर जो है वो परफोरेट कर जाता है और वो पेरिटोनाइटिस कर देता है। तो वो पेरिटोनाइटिस जो आपको पिछले पढ़ा दिया कि टैकीकार्डिया, टेकेपनिया, रिजिड एब्डोमेन एंड इस तरह की सारी कंप्लेंट्स के साथ आएगा। और इफ़ अगर ट्यूमर ने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन किसी तरीके से स्प्रेड करके कर दी है तो उसमें फिर पेशेंट जो है उसको एक तो डिस्फीजिया कहेगा, खाना मुझसे निगला नहीं जाता है और जो भी मैं खाऊं उल्टी हो जाती है क्योंकि आगे तो जा नहीं रहा, तो परसिस्टेंट वॉमिटिंग। तो ये क्लिनिकल कंप्लेंट्स हो सकती हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के पेशेंट में, यानी ब्लॉटिंग, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, डिस्फीजिया, पैल्पेबल मैस, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और बहुत एडवांस या कॉम्प्लिकेटेड केस में पेरिटोनाइटिस की कंप्लेंट्स हो सकती हैं। कुछ फिजिकल साइंस हैं जो आपने पेशेंट के अंदर मस्ट देखने हैं। अब क्या फिजिकल साइंस आपने मस्ट देखने हैं? एडवांस मेटास्टैटिक डिजीज़ के अंदर ये साइंस आपको मिलते हैं। नंबर 1 उसका जो है वो पैल्पेबल एब्डोमिनल मैस जो है वो फील होता है, यानी एब्डोमिन एपिगैस्ट्रिक रीजन में एक मैस पैल्पेट हो रहा होता है। उसके बाद पैल्पेबल होते हैं सुप्रा क्लेविक्यूलर लिम्फ नोड, जिसको विर्चोज नोड भी कहते हैं, ये शायद इसोफेगस में भी पढ़ाया है। इसी तरह पैल्पेबल होते हैं पेरी अम्बलाइकल लिम्फ नोड और इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर मैरी जोसेफ लिम्फ नोड, ठीक है। और तो उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि ओवेरियन मैस भी पैल्पेबल है। सो पैल्पेबल हो सकता है ओवेरियन रीजन में भी मैस और उसको हम कहते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर। क्लियर? ये पहले पढ़ा चुकी हूँ इसलिए जल्दी बता दिया। सम टाइम DRE करते हैं और उसके ऊपर भी मैस जो है वो पैल्पेबल होता है। अगर DRE पे पैल्पेबल होगा इसका मतलब है वो पाउच ऑफ डोगलास में है, उसको ब्लमर शेल्फ बोलेंगे, ठीक है। सो जब एडवांस स्टेजेस में डिजीज़ है तो पैल्पेबल एब्डोमिनल मैस, पैल्पेबल सुप्रा क्लेविक्यूलर लिम्फ नोड वाले एरिया पे एक मैस होगा, पेरियम्बलाइकल एरिया में मैस फील हो सकता है, ओवेरियन रीजन में मैस फील हो सकता है और DRE पे भी एक मैस फील हो सकता है। नाउ पेशेंट इन कंप्लेंट के साथ आया, ये हो गया। अब डायग्नोसिस बनाने के लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशंस भेजेंगे, ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ बेटे। सबसे पहले जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन या गोल्ड स्टैंडर्ड है वो गैस्ट्रोस्कोपी ही है। गैस्ट्रोस्कोपी हमारे पास बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड है या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसके ऊपर हम देख लेंगे कि ट्यूमर जो है उसकी क्या साइट है, क्या साइज़ है और इसी की मदद से हम बायोप्सी भी ले सकते हैं। अगर ये सारे सिम्टम है और बायोप्सी नेगेटिव है तो दोबारा बायोप्सी ले, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि साथ में हम क्या करेंगे, अपर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है इनटू द सराउंडिंग गैस्ट्रिक वॉल्स वगैरह, ठीक है। फिर बेटे हम साथ में CT करेंगे। CT से हमें ट्यूमर जो है उसका एक्सटेंट पता चलेगा, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट पता चलेगी और डिस्टेंट मेटास्टेसिस के बारे में पता चलेगा। लास्टली जो है वो हम पेट स्कैन भी कर लेते हैं। पेट स्कैन के ऊपर जो है वो प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग हमने करनी है और कोई अक्लूट स्टेज है या कुछ ऐसी डिजीज़ है जो कि इररिजेक्टेबल है तो ये हमें बता दें। अब कुछ जगहों पे पेरी ऑपरेटिव यानी सर्जरी से पहले लेप्रोस्कोपी की जाती है, लेकिन अब लेप्रोस्कोपी जो है वो इतनी
कॉमनली नहीं की जाती। सो गैस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी है, सीटी है, पेट स्कैन है और लेप्रोस्कोपी है। नाउ अगेन रेपिटेशन आ जाती है कि जो ट्यूमर की स्टेजिंग है या वो किस तरह से है, तो वही स्टेजिंग बेटे हम TNM सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर हम T को देखेंगे तो हमारे पास सिंपल सा आ जाता है T1, T2, T3 एंड T4। T1 का क्या मतलब है, जब हमने कहा कि ट्यूमर जो है वो सिर्फ कहाँ तक है, लैमिना प्रोपरिया तक। T2 का मतलब है कि अगर जो ट्यूमर है वो मस्क्यूलरस प्रोपरिया या जो सब सिरोजा वाली लेवल है वहाँ तक पहुँच चुका है। T3 में वो सिरोजा तक पहुँच जाता है और T4 में अगर हम देखेंगे तो जो एडजेसेंट ऑर्गन्स या टिश्यूज़ हैं उनको इन्वॉल्व कर लेता है, क्योंकि वो वॉल को ब्रीच कर देता है। फिर हमारे पास है N1 है, N0 है, N1 है, N2 है और N3 है। N0 में हम कहते हैं कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है। N1 में हम कहते हैं तकरीबन 1 से 6 लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे 7 से 15 लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं और मोर देन 15 लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं। हमने कहा 4 से ज़्यादा होंगे तो वर्स प्रोग्नोसिस है। सो N1 के लेवल पे भी प्रोग्नोसिस बुरी हो जाती है। और M0 और M1, M0 का मतलब है कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है और यहाँ डिस्टेंट मेटास्टेसिस पॉजिटिव है। ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में बेटे जो सर्जरी होती है वही हमारे पास जो है वो मेन स्टे होता है। ठीक है। और मेन स्टे का मतलब है हमारे पास क्या है, सर्जरी ही हमें करनी पड़ती है। साइंस इनक्यूरेबिलिटी के क्या हैं, सम टाइम ये है कि अगर आप सर्जरी भी करेंगे तो पेशेंट जो है वो इनक्यूरेबल ही रहेगा, तो बेहतर है आप सर्जरी ना करें, सिर्फ पैलेटिव ट्रीटमेंट करें। सो इनक्यूरेबिलिटी के क्या साइंस है, जब हम देखें कि ट्यूमर जो है वो हेमाटोजीनियस स्प्रेड हो चुका है। अब मुझे बताएं, हेमाटोजीनियस लंग्स में, लिवर में और ब्रेन में जा चुका है तो मैं ड्यूडेनम या स्टमक निकाल भी दूंगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि ट्यूमर हर जगह स्प्रेड कर चुका है। इसी तरह अगर हम लोग देखें कि डिस्टेंट पेरिटोनियम जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है तो भी रिजेक्शन पॉसिबल नहीं होती और ना फिर वो क्योर होगा। या फिर ऐसे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो चुके हैं जैसे कि एयोर्टा इन्वॉल्व हो चुका है जिसको रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो भी इनक्यूरेबल रहेगा पेशेंट। और अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस है या डिस्टेंट लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, तो वही बात है, डिस्टेंट लिम्फ नोड एंड मेटास्टेटिक इन्वॉल्वमेंट, हेमाटोजीनियस इन्वॉल्वमेंट, डिस्टेंट पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट, या फिर हम कहें कि ऐसे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं जो सर्जिकली ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर डिजीज़ इनक्यूरेबल रहता है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ट्यूमर अर्ली स्टेजेस में है, अभी सिर्फ स्टमक तक की है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1 होती है सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी और नंबर 2 हमारे पास होती है टोटल गैस्ट्रेक्टमी। टोटल गैस्ट्रेक्टमी हम तब करते हैं जब उसने 2/3 से ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया हुआ स्टमक वगैरह को, तो फिर बजाय इसके कि कोई पोर्शन निकालें हम पूरा स्टमक निकाल देते हैं। सब टोटल में बेटा हम क्या करते हैं कि जो ट्यूमर है और उसके इर्द गिर्द तकरीबन 5 सेंटीमीटर का एरिया ट्यूमर फ्री मार्जिनस जो है वो सब टोटल में हम अचीव कर लेते हैं। ठीक है। सो जो सब टोटल है वही हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। इसमें ना सिर्फ ट्यूमर बल्कि उसके इर्द गिर्द 5 सेंटीमीटर के फ्री मार्जिनस जो हैं वो भी हम हासिल कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये जो सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी है इसमें क्या होता है, इसमें हम लाइगेट करते हैं और डिवाइड करते हैं लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक एंड गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरीज। फिर इन ब्लॉक रिसेक्शन हम कर लेते हैं, किसकी करते हैं, डिस्टल स्टमक की, इंक्लूडिंग 2 सेंटीमीटर, सॉरी 5 नहीं, इंक्लूडिंग 2 सेंटीमीटर। यानी हम जो है वो पहले लाइगेट एंड डिवाइड करते हैं वेसल्स को, फिर जो डिस्टल ट्यूमर है और 2 सेंटीमीटर तक का जो पोर्शन है उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो लेसर ओमेंटम है, ग्रेटर ओमेंटम है, एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स हैं जितने, उनको भी रिमूव किया जाता है। उसके अलावा वो कहता है कि अगर ट्रांसवर्स कोलॉन है या फिर अगर हमारे पास स्प्लीन है या पेनक्रियाज हैं, वो भी जितनी इन्वॉल्व है उस एरिया को भी हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या करनी होती है, या तो इसको बिलरोज 2 में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो रिमेनिंग स्टमक है उसको जजनम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, या फिर रेनॉक्स NY जो रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसीजर है उसके थ्रू इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो टोटल गैस्ट्रेक्टमी है उसमें ज़ाहिर हम सारा स्टमक निकाल देते हैं और फिर जो आपका नीचे बच जाता है ड्यूडेनम एंड जजनम उसको कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली ईसोफेगस के साथ। तो ये एक चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है ना। टोटल गैस्ट्रेक्टमी कब की जाती है, जब प्रॉक्सिमल डिस्टेंस जो है फ्रॉम कार्डिया वो लेस हो। ठीक है। मतलब जितना आपको ट्यूमर फ्री मार्जिन अचीव करने के चाहिए उतना ट्यूमर फ्री मार्जिन हो ही ना, या मोर देन 2/3 ऑफ द पोर्शन इन्वॉल्व है, या डिफ्यूज कार्सिनोमा है, या कार्सिनोमा जो है वही बात है 2/3 को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, या अलॉन्ग विद टोटल गैस्ट्रेक्टमी आप ओमेंटम वगैरह भी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है। सो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ये चैप्टर पढ़ा के, जिसको आपने रीड कर लेना, इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट खास बात नहीं है। सो सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी एंड टोटल गैस्ट्रेक्टमी हमने कर ली। अब इस गैस्ट्रेक्टमी के बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास होती है कि अगर पेशेंट जो है वो नहीं ट्रीट हो रहा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि लिम्फ एडिनो
डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो रिमूव की जाती हैं D1, D2 एंड D3। ये आपने याद ही करनी है। इसमें पेरीगैस्ट्रिक लिम्फ नोड आते हैं। फॉर एग्जांपल वो लिम्फ नोड जो अलोंग द लेसर कर्वेचर है, वो जो अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर है, और वो जो अलोंग द पाइलोरस बढ़े हुए हैं। ठीक है। D2 के अंदर कौन से लिम्फ नोड्स आते हैं बेटे? वो लिम्फ नोड जो कि अलोंग द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हैं, वो लिम्फ नोड जो अलोंग द स्प्लेनिक आर्टरी हैं, वो लिम्फ नोड जो अलोंग द कॉमन हेपेटिक आर्टरी बढ़े हुए हैं, और वो जो अराउंड द कार्डिया। सो कार्डिया, कॉमन हेपेटिक, स्प्लेनिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और D3 के अंदर बाकी तमाम लिम्फ नोड जैसे कि वो जो कि सीलियक एक्सेस के अलोंग हैं, या जो लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज़ के अलोंग हैं, हेपेटिक आर्टरी, स्प्लीनिक हाइलम है, या उसके बाद पोर्टा हेपेटिस है, या हेड ऑफ पेनक्रियास के अराउंड है, या एओटो केवल लिम्फ नोड है, वो सारे के सारे D3 में आते हैं। मोस्टली D2 जो है वो रिमूव किया जाता है। ये लिम्फ नोड ईजिली रिमूव किए जाते हैं और उनके आउटकम्स भी बेटर हैं। ना द लास्ट थिंग अगर हमारे पास सर्जरी पॉसिबल नहीं है और पेशेंट लेट स्टेज पे आया है, तो उस टाइम हम फिर पैलेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। पैलेटिव ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन होती हैं? यानी हम सिम्प्टोमेटिकली गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं, गैस्ट्रोजेजनोस्टमी करते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं, स्टंटिंग करते हैं, फीडिंग जेजनोस्टमी करते हैं, या रेडियो एंड कीमोथेरेपी करते हैं। सो ये आप लोग देख लेना। लास्ट थिंग इसकी सर्जरी की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? सो सर्जरी के बाद हमारे पास जो है वो हीमाटोमा बन सकता है। हीमाटोमा के अलावा अगर हम देखेंगे तो और क्या हो सकता है? हीमाटोमा बन सकता है। उसके बाद जो है वो वूंड के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद जो एनास्टोमोसिस है उसका लीकेज क्रिएट हो सकता है। और बाद में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ज़ाहिर स्टमक आप रिमूव कर रहे हो तो B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी, डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है, और बोनी डिजीज़ हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम वगैरह का जो विटामिन D का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लिवर पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप लोग देख लेना कि हमने यहाँ से बस स्टार्ट किया जिसमें हमने इसकी क्लासिफिकेशन देख ली। उसके बाद हमने कॉजेटिव फैक्टर्स देख लिए, फिर हमने स्प्रेड देखा कि होता है डायरेक्टली लिम्फ के थ्रू, हीम के थ्रू, या ट्रांसपेरिटोनियली। हमने कहा पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आएगा। हम गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT, PET CT एंड डायग्नोस्टिक या प्री ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी। दिस इज़ आसान सी इसकी स्टेजिंग और ट्रीटमेंट बहुत आसान है। सर्जरी में सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी एंड टोटल गैस्ट्रेक्टमी, और पैलेटिव के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे स्टंटिंग है, इंट्यूबेशन है, फीडिंग जेजनोस्टमी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, जो एडवांस स्टेजेस पे होगा। सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन हीमाटोमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लीकेज हो सकता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे कि B12 डेफिशिएंसी, एनीमिया हो सकता है, बोन डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि हम लोग ट्यूमर अलॉन्ग विद 2 सेंटीमीटर एरिया, और फिर जो भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं, चाहे पेनक्रियाज इन्वॉल्व है, ट्रांसवर्स कोलॉन है, उसको भी निकाल देते हैं। यहाँ पे टोटल गैस्ट्रेक्टमी करके उसको डायरेक्टली इसोफेगस के साथ कनेक्ट करते हैं। और एक चीज़ ये जो लिम्फ वाली बताई है, लिम्फ नोड्स वाली, जो लिम्फेडिनोपैथीज या लिम्फेडिनाइटिस जो भी लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है कि D1 पे कौन आता है, D2 पे कौन और D3 पे। ठीक है। इसमें से कोई कंसर्न या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।